ऐसा पन्ना जिसकी बात लोगों ने की ही नहीं, क्यों नहीं की और क्या उन्हें रोक रहा था और अब क्यों की जा रही है, इस सब की बात करेंगे यहाँ पे। ऑफ कोर्स जब हम इस फिल्म के पीछे जो विजनरीज हैं, जो लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया है, उनसे बात करेंगे। और ऐसे में सबसे पहले मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब को, जिन्होंने ये बहुत ही ब्रेव स्टेप लिया है और इस सबको आप सबके सामने लेकर आए हैं। ही इज अ पीपल्स पर्सन, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ट्रू लीडर। प्लीज गिव इट अप फॉर गुरुरू नारायण रेड्डी साहब। एक बार जोरदार तालियां। नॉट जस्ट अ प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी बट ऑफ कोर्स इतिहास को आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं, हमें बता रहे हैं इसके बारे में। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अभी मुंबई मीडिया से, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र से बड़े सारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे मुखातिब हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मैं तो सबसे पहले एज ए प्रोड्यूसर आई वांट एवरीबॉडी टू गो एंड वॉच दिस मूवी बिकॉज एज आवर एंकर सेड दैट अनटोल्ड हिस्ट्री के पीछे कितने तकलीफें उठाए हैं उस जमाने के हैदराबाद प्रोविंस के लोग, वो आज का पूरा तेलंगाना है और 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। सो कोई राजा अपना इतिहास में, मतलब जब से मानव पैदा हुआ उस जमाने से लेके आज तक, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट और कोई राजा महाराजा कोई भी, या कोई you can say even the worst guy also has not inflicted injuries which cannot be cured at any time. कोई किसी से भी धोए तो, even if you wash with a nectar, those sins cannot be washed. Those were the sins committed by the last Nizam of Hyderabad, Mir Usman Ali Pasha, and his private army called Razakar. 76 साल हुए ये सब हादसे होके। ये हादसा नहीं बोलते, ये मेहम बोल सकते हैं, जेनोसाइड बोल सकते हैं। जहाँ पे उस राजा ने वो उसका गद्दी को संभालने के लिए उसको हैदराबाद निकाल के उसको तुर्किस्तान बना के पाकिस्तान के साथ जोड़ने का जो सपने देखा, वो सपने के वजह से सब लोगों को, मेजॉरिटी हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। जो भी कन्वर्ट नहीं हुए उनको मार दिया गया, औरत को रेप कर दिया गया और उनके प्रॉपर्टी को भी सीज जब्त करा दिया गया। इतने सारे हादसे हुए, सो क्यों नहीं निकाले आज तक, क्यों नहीं निकाले? डेलिकेट मैटर है। डेलिकेट मैटर चंद लोगों के लिए होगा, लाख के लिए होगा, करोड़ के लिए होगा, लेकिन इस भारत का बच्चा है गूडूर नारायण रेड्डी के लिए डेलिकेट नहीं है। ये मैं कर्तव्य समझ के मैं इस सिनेमा को प्रोड्यूस किया, क्योंकि इतिहास को सामने लोगों के सामने लेके आना है। फिर ऐसे इतने, मतलब कुछ भी कितना भी बुरा नाम दे इन रजाकारों को, वो नाम सबसे वर्स्ट नेम इन द यूनिवर्स आने वाले दिनों में या कैसों दिनों में वो दे सकते तो दे सकते, क्योंकि ऐसे फिर पैदा नहीं होना। ऐसा जो भी ग्रुप या व्हाटएवर इट इज यू कैन से, ये फिर ऐसा इस देश में पैदा नहीं होना, ताकि अपने बच्चे, अपने पोते पोतियां जो भी है, आने वाले पीढ़ियां शांति से जी सके। क्योंकि एक तरफ से बोलते हैं अपन गंगा जमुना तहजीब से जिएंगे, जरूर जिएंगे हम। बहुत जितने भी लोग इस देश में हैं, 142 करोड़ लोग, सब गंगा जमुना तहजीब से जिएंगे। सब हम भारत माता के बच्चे पहले, उसके बाद में बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। जो भी आदमी इस धरती पे पैदा होता, भारत मेरा माता है, वंदे मातरम बोलना जिम्मेदारी है मेरी फर्ज है बोल के जब समझते हुए आगे बढ़ेंगे, यही मैसेज मैं लोगों को देना चाहा। क्योंकि आज का जमाने का जो है 142 करोड़ का पॉपुलेशन में, इसमें कम से कम 100 करोड़ पॉपुलेशन अपना देश में है। उसके लिए यंगेस्ट कंट्री इन द यूनिवर्स बोलते हैं, वो 18 साल से 35 साल से उम्र में है, वो 100 करोड़ लोग। उनको जानकारी लाने का जिम्मेदारी मुझे लॉर्ड बालाजी ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं उनका दर्शन करने के लिए जिस दिन 27 जनवरी 2022 के दिन मैं गया था, वहीं पे मुझे ये इंट्यूशन वेरी स्ट्रांगली आया जैसा ही वो फ्लाइट लैंड होते हैं। मैं आप पूछेंगे ऐसा एकदम ऐसा आते ही होता क्या? नहीं। तेलंगाना में जो जितने भी मेहम, जितने भी हिंसात्मक घटनाएं हुए हैं 176 साल पहले, वो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे, देखते हुए आ रहे। वी कैन सी द dilapidated burj, dilapidated bungalows or blasted bridges and blasted government properties। ये पूरे चीज हम बचपन से देखते हुए आ रहे। तो
एक दिन था, वो 27 जनवरी 2022 के दिन स्ट्रांगली मैं दर्शन के लिए गए, उस टाइम पे जो दिमाग में आया उस सेकंड से आज तक इसी सब्जेक्ट पे है। क्योंकि भारत में जितने भी है मेजॉरिटी लोगों को ये सिनेमा बताना है कैसा भी, और देखने के लिए मैं आपके ही जरिया मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको जितना प्रचार कर सके, जितने लोगों के पास में लेके जा सकते लेके जाइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने जैसे कहा, एक छोटा सा सवाल, आपने कहा आपने इसको अपना कर्तव्य समझा, लेकिन जब आपने इच्छा जताई होगी दैट यू वांट टू मेक दिस फिल्म, यू वांट टू प्रोड्यूस दिस फिल्म, उस वक्त क्वेश्चंस उठे थे? बिकॉज जैसा मैंने कहा बस बहुत है, एट द सेम टाइम नॉइज भी बहुत है सर। तो ये सिनेमा जैसा ही हम कंसीव किए, नाम और स्टोरीज, व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग वी हैव नेवर डिक्लेयर्ड, बिकॉज यू नो अगेन इट इज अ डेलिकेट मैटर। सो बिकॉज वी आर लिविंग इन सच अ प्लेस एंड वेयर मेजॉरिटी ऑफ अपने भाइयाँ अलग अलग मजहब के लोग हैं, हम किसी को भी दिल में मतलब दर्द या तकलीफ नहीं पहुंचाना, अरे क्या कर रहे क्या कर रहे, वी वांट टू गिव इट एज अ सरप्राइज। बट जैसा ही इंटेलिजेंस सोर्सेस के जरिया लीक हुआ गवर्नमेंट को, क्योंकि एक दो लोग हमारे भी जो बाहर थोड़ा मैसेज बाहर गया, तो वो जो सत्ते में थे, हमारा एक गंदा प्राइम चीफ मिनिस्टर था KCR बोल के, सबसे वो भी रजाकार का बच्चा है, तो रजाकार का लिविंग पर्सन है वो, उसके लिए उसको लोगों ने उसको भिजा दिया उसके ज़िंदगी में, और अभी कभी कुछ भी नहीं बन सकता जो भी है वो, और उससे डाउन ही होता। उन्होंने ये रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने जाके यही मीर उस्मान अली पाशा के मकबरे पे माथा टेक किया है। जो पापी है भगवान के या कोई सूफी के या दरगाह पे अपन माथा टेक के आते, या भगवानों को या पिताजी माताजी दादा परदादाओं को अपन माथा टेकते, लेकिन इसका मकबरे पे वो आके माथा टेक के कर रहा था, और वो भी कुछ कम नहीं है, और वर्स्ट रजाकार है वो KCR एंड कंपनी एंड दिस पार्टी, उसके लिए they have been dumped now. Thank you sir for sharing. They have given all kinds of trouble to us, every kind of trouble, you know, threatening the technical people, threatening the studio, threatening so many aspects, and they took me to court, they petitioned CBFC, they asked the communist people also to go and petition. Lot of things have happened which I have silently controlled everything, and I have taken care of all that. हम सितंबर 2023 में ही इस सिनेमा को रिलीज़ करना चाहे, लेकिन आज अप्रैल 26 तारीख हो गया ऑल इंडिया रिलीज़ करने के लिए। बाकी 4 लैंग्वेजेस में तो रिलीज़ किए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कोई भी सिनेमा पहले स्टार्टिंग फ्रॉम टीजर टू ट्रेलर टू सिनेमा कोई भी देखे तो गूज बम्स पक्का है, एंड इसमें रियलिटी है। ये हाई क्वालिटी सिनेमा निकाले हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई एपिक मतलब बड़े बड़े हीरो हीरोइन को नहीं लिए, लेकिन ये कोई बड़े से कम नहीं है। और हमारा डायरेक्टर भी बहुत ही काम अच्छा किया, और जब उन्होंने ये प्रोडक्ट को स्टार्ट किया वो 16 करोड़ बोला, मैं बोला 20 तक रेडी था, फिर 25 तक रेडी हो गया, क्योंकि वी हैव टू क्रिएट 1947 एंड 48, देन इट वेंट टू 51 करोड़। सो इट इज़ नो लेस अ पिक्चर दैन या बाहुबली या ऐसा पिक्चर, क्योंकि यू हैव गॉट द ईच एंड एवरी माइक्रो थिंग ऑल्सो। मतलब जूते को भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया, ब्रिटिशर जूता पहनता तो उसके ऊपर गंदा नहीं रहना, एकदम ब्राइट शाइनिंग होना है। जीप देखे तो आप विल्लीज जीप देखेंगे 1945, 46, 47 का, लॉरी जो मिलिट्री की जो इस्तेमाल करते थे उस जमाने का, हर चीज़ हम बहुत ही केयर लिए इस प्रोडक्ट को आपके सामने लाने के लिए। और आप इसको इस मूवी को देख के अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार और अपना कम्युनिटी में फैलाना है, ताकि आने वाले पीढ़ियाँ शांति से जी सके और फिर रजाकार पैदा ना हो। थैंक यू। 26 अप्रैल 2024 जब ये फिल्म रिलीज होगी आपके नज़दीकी थिएटर्स में, जाइए आप भी जानिए इस अनटोल्ड हिस्ट्री के हिस्से को। बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ साथ और भी दिग्गज कलाकार जो इसमें हैं उनको बुलाना चाहूंगा। वील स्टार्ट विथ ऑफ कोर्स लौह पुरुष की भूमिका में नजर आ रहे तेज सबरू साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए। Another stalwart from the industry, please sir, आइए। अभी कुछ दिन पहले एक ब्लॉकबस्टर का हिस्सा रह चुके हैं। बायोपिक्स की बात करें या सच्चाई से जुड़ी जो पिक्चरें होती हैं उसमें जरूर नजर आते हैं। राज अर्जुन साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन, अ ब्रिलियंट एक्टर फ्रॉम द इंडस्ट्री। ये ऐसे कलाकार हैं जो बहुत ज्यादा हल्ला नहीं मचाते, लेकिन इनका काम हल्ला मचाता है। वेलकम सर। एंड ऑफ कोर्स समवन हु इज गॉर्जियस, समवन हु इज वेरी टैलेंटेड और इस फिल्म के साथ डेब्यू कर रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अनुश्रेया त्रिपाठी। शी इज हियर विद अस। And that's all about it.
Of course, the captain of the ship, ladies and gentlemen, Yata Satyanarayan साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. Welcome, sir. Welcome, and congratulations to the entire team. बहुत सारे सवाल हैं. Makarand sir, I'll start with you. You know, first of all, the way you've aced this character that you're playing. So, कितना ऐसा गुस्सा चल रहा था अंदर, क्या चल रहा था बताइए. क्या है, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर इट इज़, बट अ डे टू रिमेंबर, बिकॉज हिंदी में जब कोई फिल्म रिलीज़ होती है या मराठी में, तो हम अपनी बात कह सकते हैं, हमारी मदर टंग है, हम लिखते हैं इंडियन पासपोर्ट पर नेशनैलिटी, लेकिन अचानक से पता चलता है कि हमें इंडिया के बारे में क्या पता है. और जब मुझसे कहा गया, क्योंकि हमने देखा है गांधी जी पे बनी फिल्म, बेन किंग्सले बने, फिर नसीरुद्दीन शाह ने हे राम में काम किया, सुभाष चंद्र बोस जी पर फिल्म बनी, लेकिन एक ऐसा पन्ना जो इतिहास में काले रंग से लिखा गया और जिसके बारे में उतनी मालूमात नहीं है. फिर मुझे जब बताया गया कि आपको इतिहास का किरदार करना है, तो नितिन क्या बात होती है कि इतिहास का किरदार कोई भी करना जाए, आप अचानक से एक जिम्मेदारी आती है कि आप उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो. और कमाल की बात यह है कि बहुत ही लिखा पढ़ा आदमी, मीर उस्मान अली खान बहुत ही मतलब साहित्य प्रेमी था, शेर व शायरी करता था, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मतलब टाइम मैगजीन पे उनकी तस्वीर छपी हुई थी 1937 में, लेकिन दुनिया का सबसे कंजूस आदमी भी था. तो मतलब कमाल की बात यह है कि कोई भी अंग्रेज या फ्रेंच आदमी या अमेरिकन आदमी मिलने आता था, सिगरेट ऑफर करता था, पूरा सिगरेट का पैकेट ही उनसे ले लेता था, बक्सा ही ले लेता था. मज़ेदार बात यह है कि ऐसे आदमी ने, जो कि लिखा पढ़ा आदमी है, क्या हो गया कि अचानक से जो कहता था एक आंख मेरी हिंदू की, एक आंख मुसलमान की है, फिर वो अचानक से धर्म के कारण, फिर बात समझ में आई जितना हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, कि जब वो अंग्रेज़ों के साथ वफादार ज़्यादा रहा, अंग्रेज़ों ने हमेशा से उनको एक हाइनेस करके भी एक दिया था, उनको नाम दिया था, और वो आदमी चाह ही रहा था कि जब आज़ाद हो जाए हमारा मुल्क, तब वो हैदराबाद को अलग कर ले, उसको तुर्किस्तान बना ले, वो अलग ही करना चाह रहा था. ये भीतर की बात बहुत कम लोग जानते हैं. तो मुझे जब ये ऑफ़र किया गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मकरंद भैया, पता नहीं आपको क्यों यता साहब ने या गुडूर साहब ये फिल्म क्यों बना रहे हैं, और आपको ये मौका मिल रहा है कि एक संजीदा लिखा पढ़ा आदमी अपने धर्म के लिए क्या इतना हिंसा इतनी कर सकता है, इतनी क्रूएल्टी कर सकता है. और खैर फिर उसके बाद जो काम किया गया वो यही था कि एक हिंसा वाला आदमी कितना मतलब आपने देखे होंगे 2 शॉट कि जिसकी आंखों में अचानक से जब आप धुआं छोड़ते हो, तो धुएं में भी ऐसा लगे कि बारूद छोड़ रहा है, वो कोई एक जहर है जो डाल रहा है. तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि एज एन एक्टर अचानक से मुझे मेरे अंदर का एक, हर एक के भीतर एक क्रूएल आदमी होगा ज़रूर, तो मेरे अंदर का क्रूएल आदमी निकल गया ये किरदार करके, ये मैं कहना चाहूँगा. पहले ही शॉट में सर जब वो ऐसे आप धुआं छोड़ रहे हो ना, सच में वो दिख रही है नफरत. माय गॉड. पर एक बात बताऊं, इसमें मेरा मज़ेदार एंट्री दी है इन्होंने कि इतना दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उनके एक रस्म होती थी हर निज़ाम कि एक सोने का सिक्का उनको दिया जाता था, उसे छूते थे वापस लौटा देते थे, लेकिन ये आदमी रख लेता था. ये 7वां जो निज़ाम था, ये कंजूस था, ये रख देता था. तो एक ऐसा सिक्का गिर जाता है और वो सिक्का मिल नहीं रहा है, तो इन्होंने एंट्री वो रखी है कि वो अपने नीचे झुककर ढूंढता है और उसे अपनी लकड़ी से ढूंढ कर लाता है, और वो किस्सा ढूंढ कर रखता है अपने वापस पॉकेट में. और एक मज़ेदार बात ये थी कि उसके पास जेकब हीरा था, जो हीरा कहते हैं कि बहुत ही 7 एक हीरे होंगे दुनिया भर में, तो वो उनके पास था. तो हम सोच रहे थे उसका क्या करें, मतलब थोड़ा सा हम जो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, वो उसका पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे, माइंड यू, पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे. तो हमने उसके हाथ में जो लकड़ी दी थी स्टाफ, उसके ऊपर वो लगा दिया था, और उससे वो अपनी खुजली करता है, अपने पैर में जब खुजली होती है उससे खुजलाता है. तो वो सब करते हुए ऐसा लगा मुझे कि
पता नहीं यार, एक एक्टर होना कितना इम्पोर्टेंट है कि अचानक से आप इतिहास में उतर कर आप वो किरदार निभाते हो। मैं अपने आप को थोड़ा सा भाग्यशाली समझूंगा कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, और मैं इनके लिए ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हम हमेशा देखते हैं कि बड़े स्टार्स आते हैं और उसका बजट 100 करोड़ 200 करोड़, और फिर वो बड़ा स्टार होता है वही 100 करोड़ ले जाता है, इसलिए फिल्म 150 करोड़ की 200 करोड़ की होती है। लेकिन इस फिल्म को 50 करोड़ की बनाना, इसका मतलब है इनका कन्विक्शन कितना है बनाने वाले का भी, कि हम एक्टर चाहते हैं जो किरदार में दिखें कि ये निज़ाम लगे, इसलिए इसे कास्ट किया गया है। तो तहे दिल से मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये फिल्म बनाई और मैं इसका हिस्सा हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन टू लौह पुरुष, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना खूबसूरत किरदार जो यहाँ पे निभाया है। तेज सर प्लीज मुझे बताइए सबसे पहले कि लौह पुरुष के बारे में और क्या क्या पता लगा, बिकॉज यहाँ कई चीजें पता लग रही हैं आपकी रिसर्च में। व्हाट ऑल डिड यू गेट टू नो अबाउट हिम? नमस्कार आप सब लोगों को। मैं जब मुझे बुलाया गया हैदराबाद लुक टेस्ट के लिए, वैसे मेरी पहली फिल्म सुरक्षा लगी थी 1979 में एज अ लीडिंग मैन। 3-4 फिल्में करके मैं ऑन द लीडिंग साइड, फिर मैंने नेगेटिव रोल्स करना शुरू किया था, फिर बाद में कैरेक्टर रोल्स किए। तो जब मुझे इस रोल के लिए बुलाया गया तो 3 बार मेरे लुक टेस्ट हुए, और अल्टीमेटली रेड्डी साहब और यट्टा साहब ने फाइनल किया मुझे। 3 लुक टेस्ट, लॉट ऑफ प्रोस्थेटिक्स, तो और मुझे एक्सप्लेन किया गया ये रोल। वैसे मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में की थी अपने कॉलेज एल्फिंस्टन से, तो एक ढांचा सा था। एंड सरदार साहब हैज़ बीन माई आइडल। बहुतों के अलग अलग हैं, किसी का गांधी जी हैं, किसी के नेहरू जी हैं, किसी के सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन मेरे आइडल यही थे। और जब मुझे उनका रोल निभाने का सिल्वर स्क्रीन पर मौका मिला तो आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ नहीं है। 46 years, over 300 films, the only actor to do 13 languages, इतना मैंने किया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रोल जो है ये मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट रोल्स है। ये आप जब देखेंगे तो शायद मैं बताएंगे कि मैंने कैसा किया है। एंड आई होप कन्विंस्ड यू कि एक नेगेटिव एक्टर जो है रोल्स करने वाला, उसने पॉजिटिव कैसे किया है। एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बता दूं कि प्राण साहब जो थे वो, मतलब जब से मैंने कदम रखे इंडस्ट्री में, मेरे फादर थे, उनके जैसा कोई विलन उस दौर में नहीं था। लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा कभी, तो इतनी दहशत थी उनके नाम से। लेकिन एक फिल्म, सिर्फ एक फिल्म, मलंग बाबा उपकार, मनोज जी ने उनको पॉजिटिव रोल में लिया, और उसके बाद हिस्ट्री है। उसके बाद प्राण साहब ने सिर्फ पॉजिटिव रोल्स किए हैं। तो मेरे लिए ये हिस्ट्री वैसे भी है, और आई थिंक इसके बाद अगेन इट विल बी रिपीटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। राजा, आई कम टू यू एंड ये मेरा सवाल आपके लिए है, बिकॉज जितने शांत आप ऐसे हैं, और जब आप स्क्रीन पे दिखते हैं, इसकी बात करूं या अभी आपने हाल ही में एक और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर दी है, सो वो बिल्कुल अलग चले जाते हैं। यू नो व्हेन यू प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, वो खुद को कितना असर करता है, बिकॉज एज सर ने भी यहाँ पे अभी बताया, वो रजाकार इज लाइक यू नो हिट कर रहा है, हम सबको हिट कर रहा है। फॉर यू इमोशनली कितना चैलेंजिंग है? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस इंट्रोडक्शन एंड ऑल। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये बिल्कुल सही कहा आपने, इमोशनली बहुत हिट करता है। हम एक जर्नी से जब एक ख़त्म होने को आती है वो, तो एक वैक्यूम सा आ जाता है, क्योंकि ये एक्टिंग प्रोसेस ही ऐसी है कि आपको साइकोलॉजिकली उस परचम तक पहुंचना होता है, नहीं तो वो कन्विक्शन आएगा ही नहीं। अब मैं बॉडी लैंग्वेज ले आऊँगा, मैं जेस्चर ले आऊँगा, मैं स्पीच ले आऊँगा, मैं डिक्शन पे ठीक काम कर लूँगा, लेकिन अगर मैं उसमें सोलली उतरूँगा नहीं तो वो कन्विक्शन बाहर भी नहीं पहुँचेगा, और उसको पहुँचने में अपने आप को तकलीफ में तो डालना ही पड़ता है।
बट ये चुनाव मेरा ही है और मुझे इसमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत। मुझे हर बार जब भी मैं कोई इस तरह का काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि जीवन जो है सार्थक हो रहा है। जिस तरह का सिनेमा मैं करना चाहता हूँ, जिस तरह की एनर्जी मैं भेजता हूँ, मैं बार बार यही विश करता हूँ कि मुझे टफ से टफ रोल जो है वो किसी तरीके से पहुँचे। और वो पता नहीं क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद मेरे पास इतने ख़तरनाक रोल आते हैं और मुझे लगता है कि वापस एक लड़ाई, वापस एक चैलेंज मुझे जो है रिसीव करना है। तो तकलीफ़ का दौर तो तब भी रहता है कि जब उस रोल की तैयारी करनी हो, और जब वो चला जाता है तो आप न मैं एक्टर हूँ और न मैं वो किरदार हूँ, तो वो भी तकलीफ़ का दौर रहता है। अनटिल अनलेस कि इमीडिएटली आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो। मेरी कोशिश रहती है एक टाइम पे एक ही काम करूँ ताकि मैं उसमें जान लगा पाऊँ। तो ये है, लेकिन उसका एक अपना मज़ा भी है। वो बहुत सुकून दे जाता है और वो इतनी ताकत दे जाता है कि आप आने वाले कुछ महीनों में आप वापस एक चुनाव करते हो कि अब क्या और अब कौन सी फिल्म। तो मेरे लिए यही एक खुराक है। अब इस फिल्म की अगर बात करें तो मैं आपको सच में ऑनेस्टी से बताऊं कि मुझे नहीं मालूम था, रज़ाकारों के बारे में नहीं मालूम था, कासिम रिजवी के बारे में जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ उसके बारे में नहीं पता था। हैदराबाद में ऐसा हुआ है 1946 to 48 के इरा में, ये भी नहीं पता था। बट जैसे कि कोई भी सेंसिबल एक्टर करता है, जैसे ही उसे कोई रोल ऑफर होता है वो उस पर काम करना शुरू करता है। तो मैंने भी वही किया। यूट्यूब, गूगल, किताबें, जितना मटेरियल अवेलेबल था, डायरेक्टर सर से बात की, प्रोड्यूसर सर से बात की, जितना बाहर से मैं इकट्ठा कर सकता था किया। और उसके बाद वो जो एक इंटरनल जर्नी आपकी शुरू होती है वो किया। और ज़्यादा जैसे कि मैं कोशिश नहीं करता हूँ बनने की, वो होने लगता है। बस ये है कि आप उतनी ईमानदारी डाल दो उसमें, दिन रात सोते जागते खाते पीते बस उस कैरेक्टर के बारे में सोचो तो अपने आप बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर सब आ जाता है, सब आ जाता है। और इसी ज़िंदगी का एक एक्टर को बहुत मज़ा आता है और मैं उसी मज़े को ले रहा हूँ अभी। और इस फिल्म के बारे में मैं आपको कहूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैंने, जैसे कि हमने बहुत सारी बड़ी तेलुगु फिल्में देखी हैं और तेलुगु सिनेमा जो है वो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जैसे बाहुबली, पुष्पा, RRR, स्वाहो, सोहो एंड ये सारी फिल्मों के लिए जाना जाता है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इसका जो लेवल है ना वो उसी तरह की फिल्म का है। मतलब तेलुगु इंडस्ट्री की या तेलुगु सिनेमा की जब जब बात होगी ना तो उसमें रज़ाकार का नाम ज़रूर लिया जाएगा, ज़रूर लिया जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा आपसे कि प्लीज़ ये फिल्म आप जब देखें तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उस पर लिखना शुरू करें। और ताकि हमारे डायरेक्टर हैं या फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हैं, और उनका मनोबल बढ़ेगा। क्या होता है कि इंडस्ट्री में जब कोई एक कदम रखता है और वो फिल्म, वो काम अगर अप्रिशिएट किया जाए, पसंद किया जाए, तो सिनेमा की फैमिली हमारी बढ़ती है। तो एक नया डायरेक्टर, एक नया प्रोड्यूसर पैदा होता है, बहुत सारे नए एक्टर्स काम करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी एक बड़ी हमारी फैमिली बढ़ती जाती है। तो आप लोगों को देता हूँ मैं ये जिम्मेदारी। थैंक यू, थैंक यू। देखो प्यार से समझाया अभी, वो वाले कैरेक्टर में रह के नहीं समझाया, समझ जाओ सब लोग। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट। अनुश्रिया, दिस one's for you. Welcome to the movies first of all. Thank you so much. You know- Warm welcome indeed. Talking about this film, you know, it's a pan Indian film, right? आजकल इसकी हम बात करते हैं और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मिलना, ये डेब्यू मिलना with this amazing cast, क्या बोलना चाहोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे को ये कैरेक्टर देने के लिए याटा सत्यनारायण जी हमारे डायरेक्टर का, एंड हमारे प्रोड्यूसर गुड्डू नारायण रेड्डी जी का, जिनके स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, विल पावर और फेथ के कारण ये स्टोरी आज हम यहाँ आगे लेके आ पाए हैं। 2 साल पहले जब इन्होंने ये स्टोरी मुझे पता चली तो आई फेल्ट सैड कि कैसे बीइंग एन एकेडमिकली इंक्लाइंड स्टूडेंट मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था, और मुझे स्टोरी देख के समझ में आ गया कि दिस मूवी इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, एंड इसमें पार्ट मिलना मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। सो दैट इज़ वाई आई वॉज वेरी एक्साइटेड, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड वन स्मॉल थिंग आई वांट टू शेयर स्पेशली टू द यूथ ऑफ द नेशन। हमें नहीं पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इतना, और हमारी पूरी टीम, हम कल स्टैचू ऑफ यूनिटी गए अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए सरदार पटेल जी को। तो वहाँ पे गाइड ने एक छोटी सी बात बोली कि ये जो मटेरियल बना है पटेल जी का, 112 मीटर टॉल इट स्टैंड्स, दैट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 1000 ईयर्स तक डैमेज नहीं होगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट कि 1000 साल तक वो टॉल खड़े रहे।
तो आप ये मूवी देखिए तो आपको फिर समझ में आएगा क्यों आगे की 10 सेंचुरीज तक मेरे बच्चे हमारे आगे कितने जनरेशन तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखें, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को दिल बोलते थे, हार्ट बोलते थे हमारे भारत का, एंड ही मेड श्योर कि वो दिल का टुकड़ा ना टूट जाए। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इससे पहले मैं डायरेक्टर साहब से बात करूं, ये बनता है सवाल सर के साथ वो केमिस्ट्री कैसी रही स्क्रीन पे, और क्या सीखने को मिला और क्या नहीं सीखा? बिल्कुल What was that one thing मकरन सर के बारे में जो ये है कि नहीं मेरे को ये नहीं, बस ये नहीं सीखना? मैं इतना बता दूं कि वो आ गई और मुझे अचानक से लगा कि कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत कोई तो आपके साथ आ गया, और मुझे ऐसा लगा कि यार किरदार में रहूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, कभी कभी क्या हो जाता है, आप नहीं बहुत खूबसूरत सी चीज़ आपके घर ले आ जाते हो और फिर उसको मैच करने के चक्कर में कपड़े पहनना शुरू कर देते हो। तो ये जब आ गई सेट पर तो ऐसा लगा, पीछे बैठी हुई थी, कैमरामैन भी मुझसे ध्यान हट गया, उसका ध्यान थोड़ा इनकी तरफ हुआ, मतलब मेकअप वाले हो, कॉस्ट्यूम वाले हो, सब कुछ। अचानक से हमें भी लगा कि ये पूरी ऐसी फिल्म में, इंटेंस फिल्म में एक खूबसूरत लड़की आ गई तो क्या होगा। एनीवे, बट आई मस्ट से शी वाज प्रेजेंट, शी वाज कॉन्फिडेंट, शी added to the scenes which अचानक से आपको एक कहते हैं ना कि एक महक भी चाहिए होती है, फूल की महक भी चाहिए होती है फिल्म में, where we are seeing the bloodshed and she was the one, I must say that. मेरे लिए तो यस, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 3-4 मंथ्स के लिए। जो मेरे ट्रेनर थे, जो एक्टिंग के गुरु जी थे, जिन्होंने सिखाया, उनका शुरू से ही था कि आपको मकरन जी के साथ अपना स्क्रीन शेयर करना है। सो आपके कारण आप स्क्रीन प्रेजेंस उनका नहीं ख़राब होना चाहिए। तो वो मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एक्टर्स इन आवर जनरेशन, और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। एंड फाइनली ही मेड मी सो कंफर्टेबल ऑन स्क्रीन। मुझे इतना डर लग रहा था इनके साथ, लेकिन पूरे टाइम छोटी छोटी टिप्स देना, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं जब फाइनली आप एक इतने बड़े एक्टर, और नॉट जस्ट वन, ऑल 3 एक्टर्स आई हैव सीन ऑन स्क्रीन, मतलब लोकेशन में भी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको देखना, उनसे बहुत चीज़ें सीख के ये मेरा सौभाग्य था। बस थैंक यू सो मच।